Good morning. Welcome to my channel. Today I teach you the term heating effect of electricity. आज जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो पॉइंट है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए ध्यान से, हम क्या पॉइंट बोल रहे हैं। जो पॉइंट आज हम लोग को पढ़ना है वो पॉइंट है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो पॉइंट आपके सामने है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये पॉइंट बेसिकली है क्या, अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हम एक कंडक्टर लेंगे। मान लिया जाए हमने एक कंडक्टर लिया, यहाँ पे ये हमारा कॉपर का कंडक्टर है। ये जो कंडक्टर है बना हुआ है किसका, कॉपर का। अब कंडक्टर लेना है, चूंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी कंडक्टर में आप करंट पास करोगे तो करंट पास करने से वो हीट प्रोड्यूस करता है, इसको हमको समझना है। हीटिंग इफेक्ट का जनरल मीनिंग यही होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर इस पॉइंट को डिस्कस करें तो हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। और मान लिया जाए अगर ये कॉपर कंडक्टर है तो कॉपर के एटम्स भी होंगे, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे एटम्स भी हैं और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भी एटम के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे कॉपर का एक कंडक्टर है जिसके अंदर बहुत सारे कॉपर के एटम्स प्रेजेंट है और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। जैसे ही इसको आप कनेक्ट करेंगे सेल या बैटरी के थ्रू, क्योंकि हमको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको इसमें सेल या बैटरी के थ्रू पोटेंशियल डेवलप करना होगा। जैसे ही इसको सेल या बैटरी के थ्रू आपने कनेक्ट किया, वैसे ही क्या हो जाएगा, इस कंडक्टर में करंट पास करेगा। और इस कंडक्टर में जो करंट पास करेगा, मान लो ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, तो करंट कहां से कहां पास करेगा, ए टू बी। तो उस केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि एक प्रॉपर डायरेक्शन में करंट पास करने के बाद जो फ्लो करता है, वो कहीं ना कहीं पे क्या करेगा, कॉपर के एटम्स के साथ कॉलिजन होगा। किसके किसके बीच बोल रहे हैं कि इसके बीच फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच, फ्री इलेक्ट्रॉन और किसके बीच, कॉपर एटम्स के बीच, सीयू एटम के बीच क्या होगा, सीयू एटम के बीच कॉलिजन होगा। और कॉलिजन के कारण ही क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप बोलिए कि ये जो कॉलिजन होता है कॉपर एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच, इसी को हम लोग बोलते थे रेसिस्टेंस। सो क्या बोलते थे हम लोग, रेसिस्टेंस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो को अपोज करता है। और रेसिस्टेंस के कारण ही किसी भी कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होगा, रेसिस्टेंस के कारण किसी भी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगा। ये टर्म हमारा क्लियर हो गया कि रेसिस्टेंस ही एक फैक्टर्स है जिसके कारण किसी भी कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो, ये हीट प्रोड्यूस होगा। अब एक चीज और बात करें यहाँ पे, देखिए हम एक चीज तो समझ गए कि रेसिस्टेंस एक फैक्टर है जिसके कारण किसी भी कंडक्टर में करंट पास हो रहा है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या कर रहा था, यहाँ पे कॉलिजन का काम कर रहा था। किसके किसके बीच, इलेक्ट्रॉन और एटम्स के बीच। इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बीच कॉलिजन के कारण ही क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस। ऐसे इसका सिंपल कॉन्सेप्ट हम समझते हैं किसी भी चीज में बेसिकली हीट प्रोड्यूस होता कैसे। तो फॉर एग्जांपल लीजिए, जैसे दो पत्थर को भी आप रब करते हैं, तो रब करने के बाद क्या बोल सकते हैं आप, जैसे ही उस केस में क्या हो गया, कॉलिजन हुआ तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। यह सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बात करें, एक चाकू या किसी भी डिवाइस को तेज करने का एक आता है मशीन, जिसके थ्रू हम लोग क्या देखते हैं, एक पत्थर का बना होता है स्फेरिकल टाइप का ब्लॉक। वो स्फेरिकल ब्लॉक घूमते रहता है, उसके ऊपर नाइफ को या किसी भी डिवाइस को रखते हैं, उसके मोशन का वो क्या करता है, अपोज करता है। मोशन का अपोज करता है तो ये हमारा तेज भी हो जाता है और उसके पीछे एक तेज होता है, इसके साथ साथ हीट भी होता है। तो यहाँ पे हीट कैसे हुआ ये समझिए। तो हम जानते हैं एनर्जी जो है neither be created nor be destroyed। तो चूंकि ये जो पत्थर घूम रहा था वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस किया, और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही हम क्या किए, किसी भी पत्थर को, किसी भी नाइफ को या किसी भी डिवाइस को उसके ऊपर रखे तो वो अपोज किया उसके मोशन का, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। जो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगा वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ
हीट। तो इसीलिए किसी भी मूविंग डिवाइस के ऊपर कोई भी चीज आप रखते हैं तो उस केस में कॉलिजन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। सेम फैक्टर्स यहाँ पे काम करता है करंट के केस में, चूंकि जब हम किसी कंडक्टर में क्या करते हैं, करंट पास करते हैं, तो करंट पास करने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम्स के बीच कॉलिजन होता है, जिसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। और ये रेसिस्टेंस ही क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये बात क्लियर, कंसेप्ट हमको समझ में आ गया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या, ये हम जान चुके हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या। अब जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो पॉइंट क्या होगा हमारा, अब जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये चीज तो हम जान चुके हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या। अब जो पॉइंट हमको डिस्कस करना है वो पॉइंट क्या है, हाउ वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट। अब जो पॉइंट डिस्कस करना है वो पॉइंट है आपका हाउ वी कैलकुलेट the amount of heat, how we calculate the amount of heat। कैसे आप अमाउंट ऑफ हीट को कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ये टर्म कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी का एक फॉर्म है। और एनर्जी क्या है, एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ पार्टिकल, capacity of particle to do work। इस टर्म को समझेंगे। हीट किसका फॉर्म है, एनर्जी का। और एनर्जी किसके बराबर है, एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ पार्टिकल टू डू वर्क। इसका मतलब एनर्जी का वैल्यू किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर। अब आए चूंकि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इस केस में हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, यानी कौन सा ऐसा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं जिसके कारण आप क्या कर सकते हो, वर्क डन का वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जाएंगे, वो जो फॉर्मूला है जिसके कारण हम वर्क डन का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला हमारा क्या है, ये चीज देखिए ध्यान से। ये फॉर्मूला है, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से अगर हम बात करें वर्क डन की, तो W इज इक्वल टू, यहां से जो फॉर्मूला आ जाएगा W इज इक्वल टू VQ या QV आप लिख सकते हैं। तो W चूंकि अमाउंट ऑफ वर्क डन ही किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर, तो आप इसको लिखिएगा E इज इक्वल टू QV या VQ। और E इज इक्वल टू VQ, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, एनर्जी क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी वर्क डन के बराबर, और एनर्जी का ही वैल्यू किसके बराबर, हीट के बराबर। H इज इक्वल टू VQ। यहां से एक फॉर्मूला आ गया हमारा, H इज इक्वल टू कितना, VQ। अब इस फॉर्मूला को समझेंगे, कैसे हम लोग हीट कैलकुलेट करेंगे, यही हमारा क्वेश्चन था, हाउ वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट। तो यहां से ये टर्म तो हमारा क्लियर हो गया कि H इज इक्वल टू VQ है। अब देखिए, अगर आपको चार्ज का या पोटेंशियल का वैल्यू गिवन हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता हो, अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन पता हो, तो उस केस में आप एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो एनर्जी का कैसे निकलेगा उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो H इज इक्वल टू, चूंकि VQ दिया हुआ है, और Q इज इक्वल टू आप जानते हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, I इज इक्वल टू Q बाई T, अमाउंट ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर बोले तो Q इज इक्वल टू, यहां से एक फॉर्मूला मिल जाएगा हमको IT, यहाँ पे पुट कर दें। H इज इक्वल टू, जो पहला फॉर्मूला आया हमारा वो भी Q के जगह IT रखेंगे, तो H इज इक्वल टू VIT। ये पहला फॉर्मूला होगा। किसी भी कंडक्टर में अगर आपको हीट का वैल्यू जानना हो, तो हीट का वैल्यू जानने के लिए देखिए, अब ये फॉर्मूला अप्लाई कब करेंगे, जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम इंटरवल पता हो। अब हम दूसरे फॉर्मूला पे जाएंगे, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। दूसरा जो फॉर्मूला है इसी से हम लोग को ड्रॉ करना है, H इज इक्वल टू VQ, V इज इक्वल टू IR, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू कितना, IR। तो इन प्लेस ऑफ V क्या पुट करेंगे हम, IR पुट करेंगे,
और Q के जगह क्या पुट करेंगे IT, तो IR इंटू IT पुट करेंगे जब, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट का वैल्यू H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इस केस में जो अमाउंट ऑफ हीट का वैल्यू होगा वो हमारा वैल्यू होगा I स्क्वायर RT। अब जो टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे उस टर्म की भी बात कर ले। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तीसरा फॉर्मूला ड्रॉ करने से पहले ये पॉइंट देखेंगे, चूंकि H इज इक्वल टू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, H इज इक्वल टू कितना VQ। अब क्या करना है, चूंकि Q इज इक्वल टू जानते हैं आप, I इज इक्वल टू होता है Q बाई T, तो I इज इक्वल टू बाई Q बाई T, तो Q के जगह क्या लिख सकते हैं IT, तो H इज इक्वल टू V, Q के जगह हमने लिख दिया IT, और I इज इक्वल टू क्या होता है V बाय R, तो यहां से इसको पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू V स्क्वायर, H इज इक्वल टू V और V के जगह क्या लिखेंगे V बाय R इंटू T, तो ये फाइनल फॉर्मूला जो होगा H इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, H इज इक्वल टू V स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V स्क्वायर RT। ये जो टर्म है आपका, ये टर्म क्लियर हो गया, ये तीसरा फॉर्मूला। अब जो टर्म हम लोग पढ़ेंगे H इज इक्वल टू VIT, ये कब आप अप्लाई करेंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, टाइम इंटरवल दिया हुआ है। दूसरा फॉर्मूला I स्क्वायर RT कब अप्लाई करेंगे, जब आपको करंट का वैल्यू गिवन है, रेसिस्टेंस गिवन है और टाइम इंटरवल गिवन है। तीसरा जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं H इज इक्वल टू V स्क्वायर T बाय R, वो फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, तो वो तब अप्लाई करेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस, टाइम इंटरवल और रेसिस्टेंस गिवन है। अब जो टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे वो टर्म हमारा क्या है, जूल्स लॉ। अब जो टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे वो टर्म आपको है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। पहले इसकी बात कर लें, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, इसको हटा दें। अब यहाँ पे देखिए, अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमको डिस्कस करना है, ये तीनों फॉर्मूला आप लिख लेंगे। अब इसको हमको हटाना नहीं, फॉर्मूला हम रखेंगे, तीनों फॉर्मूला का भी यूज है। अभी देखिए यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं। H का जो पहला फॉर्मूला है ये है VIT, चूंकि पावर में ये आपको काम देगा इसलिए हम यहाँ पे भी लिख ले रहे हैं। दूसरा जो फॉर्मूला है I स्क्वायर RT, और तीसरा जो फॉर्मूला H इज इक्वल टू V स्क्वायर T बाय R। अब जो टर्म, चूंकि हम लोग जो टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो टर्म क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये चीज आपने समझ लिया कि कैसे अमाउंट ऑफ हीट निकालना है। अब जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करें, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसकी बात करते हैं या जूल्स लॉ बोलते हैं। जूल्स लॉ बेसिकली अगर किसी भी कंडक्टर में, अब एक कॉन्सेप्ट हमारे पास डेवलप हो गया हीटिंग इफेक्ट से, किसी भी कंडक्टर में अगर आप करंट पास करेंगे, यानी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर देन इट प्रोड्यूस हीट। क्या बोल दिए, चूंकि अब इस कॉन्सेप्ट हमको ऑलरेडी डेवलप हो चुका है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से, कि अगर किसी सर्किट में आप क्या करेंगे, करंट पास करेंगे तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करेगा। मान लो I करंट पास कर रहे हैं तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस कर रहा है H। तो अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस कर रहा है कंडक्टर के अंदर, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग जूल्स लॉ में पढ़ते हैं। क्या बोले हम, कि अगर किसी कंडक्टर में आप करंट पास करोगे, करंट पास करने के कारण उस कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होगा, वो हीट प्रोड्यूस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उस चीज के बारे में हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए पहला चीज, अगर हम इसको बोले अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, एक चीज बोलिए, नॉर्मली एक लाइन और लिख दीजिए, when electric current flow through the conductor, when electric current flow through the conductor, then it produce heat. These heat depend upon
डिपेंड अपॉन फ्यू फैक्टर्स, यानी किसी भी कंडक्टर में जो करंट पास करेंगे वो हीट प्रोड्यूस करेगा, और वो जो हीट है वो फ्यू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर है इसका क्या है, देखिए, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट, यानी किसी भी कंडक्टर में जितना करंट पास हो रहा है उसका आपको स्क्वायर करना है, यानी H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के। दूसरा पॉइंट, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेसिस्टेंस के। क्योंकि आप देख रहे थे जितना ज्यादा कॉलिजन होगा उतना हीट प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब रेसिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना ही हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो H डायरेक्ट पहला पॉइंट था, अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, दूसरा रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और तीसरा जो है वो टाइम इंटरवल पे डिपेंड करता है। टाइम इंटरवल जब जितना बढ़ेगा उतना ही हीट का वैल्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें फाइनल फॉर्मूला की, तो यहाँ पे जो फाइनल फॉर्मूला आएगा इन तीनों इक्वेशन से ये हो जाएगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म K लिख लिए, K I स्क्वायर RT, और यहाँ पे K का वैल्यू 1 के बराबर जो कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I स्क्वायर RT। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, यही आपको है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। आपको हम पहले ही बताए थे, इसीलिए ये तीनों फॉर्मूला को अभी भी रखे हुए थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर बताने के लिए ये फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए हम लोग उस टर्म को डिस्कस करें, वो टर्म हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। अब हम इलेक्ट्रिक पावर को कैसे डिस्कस करेंगे इस चीज को देखिए, तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिक पावर है क्या, इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे हम पावर की बात करें, अगर हम वर्क डन की बात करें, ध्यान से देखिए हम लोग, अमाउंट ऑफ हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ पार्टिकल टू डू वर्क। तो आपको हीट के जगह आप वर्क डन का वैल्यू हीट के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए P इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे बात करें वर्क डन का वैल्यू पहले केस में क्या है, VIT, चूंकि हम H के जगह यहाँ पे वर्क डन के जगह हीट का वैल्यू पहला वाला ये फॉर्मूला, तो VIT बाई टाइम T रखेंगे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ड्रॉ हो गया पावर का, P इज इक्वल टू V इंटू I। ये पहला फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पावर का। अगर वोल्टेज और करंट दिया हुआ है तो आप पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब दूसरे फॉर्मूला की बात करें, दूसरा जो फॉर्मूला, चूंकि अभी भी हम यही जा रहे हैं कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वर्क डन का वैल्यू अमाउंट ऑफ हीट, ये वाला सेकंड जो हीट का फॉर्मूला है ये यूज करेंगे, I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल T और T रिमूव। तो P का जो दूसरा फॉर्मूला आया वो आ गया आपको I स्क्वायर R। अगर हम तीसरे फॉर्मूला की बात करें P की, तो यहाँ पे देखिए P इज इक्वल टू, तीसरा फॉर्मूला V स्क्वायर T बाय R। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू V स्क्वायर T बाय R इंटू आपको क्या लिखना है, टाइम इंटरवल T और T रिमूव। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, यानी पावर का यहाँ पे तीन फॉर्मूला आया। पहला फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू I, दूसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और तीसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो हम क्या बताएं, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया हो तो पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आपको करंट और रेसिस्टेंस गिवन है तो दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो उस केस में आप तीसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो पॉइंट है आपका SI यूनिट ऑफ पावर। किस पॉइंट के बारे में बात करें, SI यूनिट ऑफ पावर की बात करें, वो पावर का SI यूनिट क्या है वो आप जानते हैं, क्या होता है, वाट। SI यूनिट ऑफ पावर क्या बोलते हैं, वाट। जबकि कॉमर्शियल यूनिट की बात करें, यहाँ पे अब जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कॉमर्शियल यूनिट की बात करें तो कॉमर्शियल यूनिट होता है आपको एक तो किलोवाट, क्या बोलते हैं, किलोवाट। दूसरा होता है HP, क्या होता है, HP। तो अगर किलोवाट की बात की है, पहला नंबर किलोवाट, दूसरा HP, तो एक चीज जान जाइए, 1 किलोवाट
1 किलोवाट बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1000 वाट, और पहला 1 HP इज इक्वल टू 1 HP हॉर्स पावर बोलते हैं 746 जूल। 1 HP इज इक्वल टू क्या बोलते हैं फॉर्मूला 1 HP इज इक्वल टू 746 जूल नहीं लिखेंगे 746 वाट। एक चीज तो क्लियर हो गया, पहला चीज कि पावर का जो कॉमर्शियल यूनिट है वो किलोवाट है या हॉर्स पावर है, और जो एसआई यूनिट है वो आपको पावर का वो वाट है, और पावर का एसआई यूनिट वाट और कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट और हॉर्स पावर। तो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट क्या होगा, तो देखिए यूनिट ऑफ मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी, यूनिट ऑफ मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी, यूनिट ऑफ मेजर किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे यूनिट को, तो देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट हम लोग 1 यूनिट ही बोलते हैं। 1 यूनिट का सिंपल मीनिंग क्या होता है 1 किलोवाट आवर। अब आप सोच रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं सर, एनर्जी यूनिट ऑफ मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट की बात करें तो ये किलोवाट आवर क्यों लिखे, तो ये फॉर्मूला अभी आप जान चुके हैं, पावर इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वर्क डन का वैल्यू एनर्जी के बराबर ही होता है E इज इक्वल टू PT, और एनर्जी का यहाँ पे जो एसआई यूनिट, ऐसा नहीं, इस केस में जो यूनिट यूज किया गया है वो यूज किया गया किसका P यानी पावर का, वो किलोवाट, और टाइम के लिए आवर। तो 1 किलोवाट आवर यानी अब आप प्रॉपर्ली समझ गए होंगे कि 1 यूनिट का मतलब क्या होता है 1 किलोवाट आवर। अब इसको अगर हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें तो किलोवाट को किसमें कन्वर्ट करना होगा वाट में, और आवर को किसमें कन्वर्ट करना होगा सेकेंड में। तो यहां से देखिए 1 यूनिट इज इक्वल टू या 1 किलोवाट आवर ये भी लिख सकते हैं, 1 यूनिट बोलिए, आइदर आप क्या बोलिए 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, किलोवाट को पहले वाट में कन्वर्ट करें तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, और टाइम को अगर सेकेंड में तो 60 इंटू 60 सेकेंड हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 36 इंटू 10 पे पावर 3 और 2 5 इन 36 इंटू 10 टू द पावर 5, और यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। चूंकि आप जानते हैं एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है जूल है, तो आप ये चीज क्लियर समझ गए होंगे। यूनिट ऑफ मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो हम लोग मेजर करते हैं उसका यूनिट क्या होता है किलोवाट आवर। जो नॉर्मली हमको जो बिजली बिल आता है वो हमारा किलोवाट आवर में आता है, वाट ये किलोवाट आवर में आता है, वाट आवर में नहीं आता है। सपोज अब जो हम लोग टर्म डिस्कस करेंगे वो टर्म है आपका एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। कौन सा टर्म डिस्कस करेंगे, अब जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे वो पॉइंट है आपको एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ये एक टर्म है जो कि आपको अभी डिस्कस करना है। तो पहला एप्लीकेशन, पहला जो डिवाइस की बात करें, जिस डिवाइस में हीटिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज होता है वो डिवाइस है आपका इलेक्ट्रिक आयरन। कौन सा डिवाइस है आपको इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन की बात करते हैं। जनरली इलेक्ट्रिक आयरन कैसे हीटिंग इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है ये देखिए। मान लिया जाए अगर हम आयरन की बात करें, किसी भी आयरन का जो अपर स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक आयरन, ये हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है। आयरन के अंदर क्या रहता है क्वाइल रहता है, क्वाइल रहता है। तो ये क्वाइल कैसा रहेगा, देखिए आयरन में क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करता है, आपको क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट हीट कब मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगा, हीट मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगा जब रेसिस्टेंस मैक्सिमम होगा, और रेसिस्टेंस मैक्सिमम होता है कब, जब लेंथ क्या होता है मैक्सिमम होगा। क्योंकि लेंथ आपको बढ़ाना है तो अगर सिंपल वायर को आप नॉर्मली रखेंगे तो वो लेंथ कम रहेगा, इसीलिए वायर को मोर करके, जो हीटिंग एप्लीकेंस जो भी है उसमें वायर को ऐसे मोर करके
कॉइल बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वायर कवर हो, और ज्यादा से ज्यादा वायर कवर होगा तो ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। तो मान लिया जाए ये आयरन का कॉइल है, ये आयरन का कॉइल है, और यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये आयरन का कॉइल हो गया, यहाँ पे आप देख चुके हैं, और ये लोअर पार्ट है। सबसे पहले क्या होता है, तो एक चीज देखिए, सबसे पहला चीज आप देख लिए कि आयरन के अंदर जो कॉइल यूज किया जाएगा वो वायर, वो कॉइल के रूप में ऐसे यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में रखने पे वायर का लेंथ मैक्सिमम होगा, और लेंथ मैक्सिमम होगा तो रेसिस्टेंस मैक्सिमम होगा, और रेसिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो एलॉय टाइप का मटेरियल जो है वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। और एलॉय टाइप के मटेरियल में जो सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है वो मटेरियल से आपका नाइक्रोम। कौन सा मटेरियल है जो सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, नाइक्रोम। ये आपको नाइक्रोम है जो कि सबसे ज्यादा क्या करता है, नाइक्रोम सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसके अलावा कॉन्स्टेंटन और मेगानीन भी है जो कि हीट प्रोड्यूस करता है। अब सबसे पहले कि क्या ध्यान रखना है आपको, आयरन के अंदर जो क्वाइलिंग करना है वो क्वाइलिंग आपका जो का यानी वायर जो आपको देना है वो वायर आपको क्वाइल के रूप में होना चाहिए। और ये जो बना होना चाहिए, किसका बना होता है चाहिए, जनरली एलॉय का बना होना चाहिए, जिसका रेसिस्टिविटी क्या हो, ज्यादा हो। अगर रेसिस्टिविटी ज्यादा रहेगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा। अब एक चीज देखिए, इस क्वाइल में अगर सपोज मान लिया जाए ये क्वाइल ऐसे ही लगा दिए तो एक चांसेस बढ़ता है कि चूंकि ये तो इसके कांटेक्ट में है तो इसमें क्या होगा, इस केस में हीट भी प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इस केस में क्या होगा, खतरा बहुत बढ़ जाएगा। अगर कोई आयरन कर रहा हो उस केस में उसको इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगने का चांसेस बढ़ेगा। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो कॉइल इसको लेमिनेट कर देते हैं। क्या करते हैं, लेमिनेट कर देते हैं। किस मटेरियल से, माइका। और आपके मन से दिमाग में चल रहा है ये माइका क्या है, माइका एक ऐसा मटेरियल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इसके केस में नीचे एक माइका मटेरियल्स यूज करते हैं तो इससे लेमिनेट कर देते हैं इस कॉइल को। और क्यों लेमिनेट किया जाता है, उसके पीछे यही कारण है कि माइका मटेरियल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने के कारण ये क्या करेगा, यहाँ पे हीट तो प्रोड्यूस करेगा लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी का झटका नहीं लगेगा, जिससे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये था आपको आयरन का कॉन्सेप्ट जो कि इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। जैसे ही आप क्या करते हैं, आयरन में ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन करते हैं, तो ये जो वायर है, ये वायर चूंकि आप जान रहे हैं वायर भी है वो भी कॉइल के फॉर्म है। आयरन और हीटर सेम कॉन्सेप्ट, इसीलिए हीटर में भी जो वायर रहता है वो कॉइलिंग किया जाता है। कॉइलिंग इसलिए कि कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा वायर को आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और ज्यादा बड़ा वायर होगा तो उस केस में क्या होगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा तो हीट भी क्या होगा, बढ़ेगा। उस कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है। और वायर में भी कौन सा यूज करते हैं, जनरली हीटर और आयरन में वो नाइक्रोम वायर यूज करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम का रेसिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब जो सेकेंड कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे वो जो हमको पढ़ना है टर्म, वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक बल्ब। अब जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे वो पॉइंट होगा आपको बेस्ट किस पे, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जनरली इलेक्ट्रिक बल्ब के भी कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में होता क्या है, मान लीजिए जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ भी आप देखिए वायर जो मेन फिलामेंट है वो फिलामेंट यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो फिलामेंट हीट होता है। और इतना ज्यादा हीट होता है कि हीट किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, हीट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अगर जनरली आप ज्यादा हीट प्रोड्यूस कीजिएगा तो ज्यादा हीट के प्रोड्यूस करने के कारण क्या होगा, तो आपके ये जो फिलामेंट है इसके गलने का चांसेस ज्यादा रहेगा। ये जो फिलामेंट के रूप में जो कॉइल यूज किए हैं इसके मेल्ट होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। और इसके मेल्ट होने से बचने के लिए हम लोग जो फिलामेंट यूज करते हैं वो फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन का बना होता है। क्यों टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का इसलिए बना होता है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है, लगभग 3300 के आसपास होता है ये। तो जनरली हम जो क्या बोलना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में सेम कॉन्सेप्ट है, ये भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। आप जैसे ही करंट देंगे तो इसका जो यहाँ पे फिलामेंट ही यहाँ पे कॉइल का काम करता है, इसका जो कॉइल है वो हीट होगा, और कॉइल जब हीट होगा तो वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो आपको हीट को जब लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ज्यादा हीट बढ़ा रहे हैं, हीट बढ़ाते जा रहे हैं
तो इसीलिए फिलामेंट के रूप में ऐसे मटेरियल्स को यूज करना है जिस मटेरियल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जनरली हम लोग टंगस्टन जो है किसी बल्ब के फिलामेंट के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, बल्ब के अंदर एक गैस भी भरा हुआ रहता है, इसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि बल्ब के अंदर अगर आप ऑक्सीजन, सपोज अगर कुछ गैस नहीं हुआ तो ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा तो इसके ऑक्साइड में होने का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ऑक्साइड में होने के फॉर्मेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर हम लोग इनर्ट गैस भरते हैं। जनरली हम जो बल्ब की बात करें, ये आजकल का बल्ब नहीं है, एलईडी नहीं है, क्योंकि एलईडी आपके हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करता। ये पहले जो बल्ब आता था पीला वाला, उस बल्ब की बात करें, वो बल्ब आपके हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। जिसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग अगर करंट देते हैं, करंट के कारण देने के कारण बल्ब का फिलामेंट हीट करता है, धीरे धीरे वो इतना ज्यादा हीट होता है कि वो हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, और वो लाइट एनर्जी का वो बल्ब ग्लो करने लगता है। अब ये भी क्लियर हो गया कि उसके हम लोग अंदर जो है इनर्ट गैस भर देते हैं, क्योंकि इनर्ट गैस नहीं भरेंगे तो ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ऑक्साइड बनेगा, जिसके कारण जो है बल्ब के धुंधला होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब आ जाए एक और कॉन्सेप्ट है, उसकी भी बात कर रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट आपका क्या है, बल्ब के बाद फ्यूज। अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो फ्यूज वायर या फ्यूज क्या चीज है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, फ्यूज वायर या फ्यूज को समझने के लिए ऐसे समझिए, मान लिया जाए किसी भी, जैसे हम अपने घर के बात करें कनेक्शन की, अपने घर में कनेक्शन की बात करें, 2 वायर से आता है करंट, तो यहाँ पे हम लोग एक वायर में फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज में क्या होता है, जनरली यहाँ पे देखिए ऐसा, फ्यूज में जनरली क्या होता है कि फ्यूज जनरली इसके कनेक्टिव, जैसे जिस टाइम में ज्यादा वोल्टेज आ गया, तो ज्यादा वोल्टेज आ गया तो जितना भी हमारा होम एप्लीकेंस है उसके खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो होम एप्लीकेंस के खराब होने का जो चांसेस बढ़ जाता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग फ्यूज यूज करते हैं। तो फ्यूज बेसिकली, फ्यूज में क्या होता है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे बात करें, इसके ऊपर आप कवर टाइप का देखते हैं लगा रहता है, यहाँ पे हम लोग एक वायर बांधते हैं, तो वायर बांधते हैं, इसको जैसे ही लगा देते हैं इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल लगाया जाता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो। कैसा मेल्टिंग पॉइंट हो, लो मेल्टिंग पॉइंट हो, लो मेल्टिंग पॉइंट हो। तो लो मेल्टिंग पॉइंट अगर होगा तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही आपका फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज होगा, तो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज होगा तो यहाँ पे करंट ज्यादा फ्लो करेगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो हीट ज्यादा फ्लो करेगा, हीट ज्यादा फ्लो करेगा तो ये जो है, ये जो मटेरियल्स फ्यूज में यूज करते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट पे होने के कारण जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा, और आपके घर का कनेक्टिविटी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कनेक्टिविटी कट जाने से उस कारण से क्या होता है कि कनेक्टिविटी जैसे ही कटेगा तो उस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा, आपका सारा डिवाइस बच जाएगा। तो ऐसे नॉर्मली बोल सकते हैं, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू प्रोटेक्ट द सर्किट, विच इज यूज टू प्रोटेक्ट यानी फ्रॉम फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज। क्या बोले फ्यूज के बारे में, आप क्या बोल सकते हैं, इट इज अ डिवाइस which is used to protect the circuit for fluctuating voltage। यानी फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी सर्किट को फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज के से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आज के क्लास में इतना ही। आप लोग का 10th क्लास का जितना भी इलेक्ट्रिसिटी में टर्म था वो सारा